तो पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। बाजार संतुलन पार्ट नंबर 1, 2, 3 हमारे हो चुके हैं। थ्योरी हमने लगभग लगभग सारी निपटा दी है। अब हम इसके कर्व बनाने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं फटाफट से। ठीक है, पहले तो इन 6 पे बात करेंगे, इसके बाद फिर आगे और भी हमें बातें करनी है क्योंकि काफी सारे कर्व है इसमें। और फटाफट से इसको निपटाते हैं जितनी जल्दी निपटा सके, क्योंकि देखो 3 पार्ट बन चुके हैं। जहां तक लग रहा है 6-7 पार्ट तक भी जा सकता है, क्योंकि इसमें जितनी मतलब प्रैक्टिस करोगे ना इस चैप्टर की उतना ज्यादा बढ़िया निकल के आता है चैप्टर। ठीक है, तो अभी तो हम बात करने वाले इन केसेस की 6 केस में अभी बनाने वाला हूं, और इसके बाद हम पूर्णतया लोचदार पूर्णतया ब्लोचदार वाले केसेस भी करेंगे। क्लियर हो गया? तो अभी मैंने देखो आपके सामने ये बना दिया है। मात्रा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स अक्ष बोलते हैं हिंदी में, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, यानी एक्सिस। उसके अलावा ये हमारा क्या हो गया, कीमत हो गया, यहाँ पे मात्रा हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक्स वाई जीरो मात्रा और यहाँ पे कीमत। अब मैं इसको फटाफट से बनाने जा रहा हूँ। पहला केस हमारे पास जो है वो है पूर्ति की अपेक्षा मांग में अधिक वृद्धि, यानी पूर्ति की अपेक्षा मांग में ज्यादा वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जितनी वृद्धि पूर्ति में करूंगा ना उससे ज्यादा मैं मांग में करने वाला हूं। तो करना कैसे है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले क्रॉस लगा देना बेटा। क्रॉस लगाने का मतलब होता है ये आपका डिमांड कर्व होता है। ठीक है, जिसको मैं डी लिख रहा हूं, डी। ठीक है बेटा, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया, ये आपका एसएस हो गया, सप्लाई कर्व। ठीक है, तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपने बना देना नहीं, ऐसे की क्रॉस लगा देना है। ठीक है, जो आपको ज्यादातर पेपरों में जब आप गंदे नंबर लेके आते होंगे ना, गलत आंसर लिखते होंगे तो क्रॉस मिलता होगा ना, वैसा क्रॉस लगा देना। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट लोगे यहाँ पे जिसको हम संतुलन बिंदु बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अब यहां से इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमें एक लाइन खींच देनी है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्राइस होगा, और ठीक नीचे क्या होगा हमारा यहाँ पे, क्वांटिटी होगी। क्लियर? ये जो हमारा प्राइस है ये संतुलित प्राइस होता है, ये संतुलन की मात्रा होती है। क्लियर हो गया? इतना तो आप बना ही दोगे, हर जगह क्रॉस लगाना है, प्राइस और यहाँ पे हो गया मात्रा। इतना तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब फिर क्वेश्चन से पूछना बेटा कि क्वेश्चन तो बोल क्या रहा है। अगर क्वेश्चन सीधा आ गया तो बेटा इन्हीं 6 में से कोई केस आ जाएगा। अगर उल्टा घुमा के भी आएगा तो भी इन्हीं में से कोई ना कुछ पूछेगा, घुमा के भी। ठीक है ना, तो उसने बोला है पूर्ति की अपेक्षा मांग में अधिक वृद्धि, यानी वृद्धि दोनों में करनी है मगर पूर्ति की अपेक्षा मांग में ज्यादा करनी है। इसका मतलब डिमांड में ज्यादा वृद्धि होने वाली है। अब पहले समझने की कोशिश करो। बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि बढ़ने पर कहां किस तरह बनाना होता है डायग्राम, और घटने पर किधर बनाना होता है। क्लियर? समझने की कोशिश करना। ये जीरो है, जीरो के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी इस तरफ बढ़ेगी संख्या, हमेशा मात्रा इस तरफ बढ़ेगी। क्लियर? तो इसका मतलब बाहर की तरफ हमेशा बढ़ता है। इसका मतलब बाहर मतलब कहां आ रहा है, इसका बाहर आ रहा है पूर्ति का इधर, और डिमांड का बाहर किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, इस बाहर जा रहा है। तो बाहर की तरफ हमेशा बढ़ेगा, और अगर पूर्ति पीछे की तरफ आ रही है इसका मतलब घट रही है, डिमांड पीछे की तरफ आ रहा है इसका मतलब घट रहा है, क्योंकि मात्रा बाहर की तरफ बढ़ रही है तो बाहर की तरफ ही बढ़ना होता है। क्लियर हो गया? अब हमें करना क्या है, पूर्ति की अपेक्षा मांग में अधिक वृद्धि। तो सपोज करो मांग में पूर्ति में मान लो इतनी वृद्धि हो रही है। मैं डॉट डॉट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको भी, आप तो एक ही चीज से बनाओगे पेंसिल से, तो आप डॉट डॉट दिखा सकते हो उसे। ठीक है, मैं इसके सीधे भी लाइन खींच देता तो भी मेरे पास जो है कलर अलग है, तो मैं खींच सकता था। ठीक है लाइन, बट कोई बात नहीं, मैं ये मान के चला मेरे पास भी पेंसिल है, एक ही कलर है। ठीक है ना, तो मैंने डॉट डॉट से इस तरह से सप्लाई में वृद्धि कर दी। अब उसने बोला मांग में तो और ज्यादा वृद्धि करनी है, तो मांग में थोड़ा ज्यादा दिखा देते हैं, मांग में थोड़ा गैप ज्यादा दिखा देना। ठीक है, स्केल का प्लीज यूज करना, पहले बता रहा हूं मैं, D1 ठीक है ना। अब इसने आपस में कहां काटा एक दूसरे को, यहां पे, इसको हम बोलेंगे बेटा E1। जहां पे इसने कट किया उसको हम बोलेंगे E1। क्लियर हो गया? यहां पे स्केल का आप यूज करोगे, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद जहां पे कट किया वहां से बिल्कुल डिट्टो नीचे स्केल की मदद से ये हमारा हो जाएगा Q1, और यहां से इसको भी डॉट 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 ला सकते हो आप इधर की तरफ, ये हो जाएगा P1। इसका मतलब आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस बढ़ गया और मात्रा भी बढ़ गई। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा, यहां पे यहीं पे लिख देता हूं, प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी जो है ना बेटा वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है। प्राइस इंक्रीज और क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया? अब हमें करना क्या होता है, देखो इकोनॉमिक्स में जितने भी ग्राफ बनते हैं हर ग्राफ को आपको समझाना होता है, हर कर्व को आपको समझाना होता है, हर जो वक्र बनाते हो आप उसको समझाना होता है। तो इसको अब हम समझाने वाले हैं। तो देखो अभी तो मैं काम करता हूं, पहले मैं आपको 6 डायग्राम समझा देता हूं सारे कि मतलब बनाने कैसे हैं। उसके बाद वीडियो के एंड में 1 या 2
क्वेश्चनों को मैं समझा दूंगा और उसके जैसा ही आपको लिख के आना। समझाना बिल्कुल वैसा ही होता है कि एक्स अक्ष पर आपको मात्रा को दिखाया गया है, वाई अक्ष पर कीमत को दिखाया गया है, डी डी आपका डिमांड कर्व है, एस एस आपका सप्लाई कर्व है, यानी पूर्ति वक्र है। जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में एक दूसरे को काटते हैं वहां पे संतुलन बिंदु होता है। उस संतुलन बिंदु पे जो प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम संतुलित प्राइस अर्थात P बोलेंगे, और जो मात्रा होगी इसको संतुलन मात्रा अर्थात Q बोलेंगे। जैसे ही डिमांड को पूर्ति से यानी मांग को पूर्ति से अधिक बढ़ाया जाता है तो उससे ये देखने को मिलता है कि प्राइस आपका बढ़ जाता है और मात्रा भी आपकी बढ़ जाती है। तो यही चीजें जो हम बनाते हैं ना वही चीजें हमें लिखनी होती है पेपर में, तभी आपको मार्क्स मिलता है। इकोनॉमिक्स में कभी भी कर्व बनाने पे डायरेक्टली आपको नंबर नहीं मिलते, आपको समझाना भी पड़ता है। मैं कई बार बोल चुका हूं ये बात को। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बना करके कंक्लूजन निकाल के दिखा रहा हूं। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, जैसे ही सारे वक्र बन जाएंगे तो लास्ट की वीडियोस में मैं एक या दो में समझा के दिखाऊंगा कि इस तरह से देखो मैंने लिखा है, तो आप भी कोशिश करिए लिखने की, ठीक है। वैसे तो बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा, मैंने भाई बताया तो वैसे लिखना है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, पहला वाला बन गया। अब मैं दूसरा बनाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है ना। फटाफट से करिए। अब सेकंड केस के लिए देखिए ध्यान से, दोबारा मैंने ये बना दिया स्ट्रक्चर। अब हमें पूर्ति की अपेक्षा मांग में कम वृद्धि, यानी मांग में वृद्धि होगी मगर पूर्ति में ज्यादा देखने को मिलेगी, मांग में कम देखने को मिलेगी। तो दोबारा सेम वही, हम पहले क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जो कर्व है बेटा इसके अंदर अंदर मैंने पहला वाला कर्व थोड़ा ऊपर तक चला के उसको नीचे तक कर देना, ठीक है। इसके सामने सामने कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए ना। डी डी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एस एस हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गया आपका क्वांटिटी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो सीधा सीधा बनाना है ना। ये ई बिंदु हो गया संतुलन बिंदु। अब डिमांड में इसने बोला है कि बढ़ोतरी करनी है मगर कम करनी है और पूर्ति में ज्यादा करनी है। तो डिमांड में कम करनी है, तो डिमांड में स्केल का प्लीज यूज करें आप, और साथ साथ में बना सकते हो D1, ठीक है। तो ये कर्व इसके अंदर ही, मतलब ग्राफ के अंदर अंदर होना चाहिए ना, पिछली बार मैंने बाहर बना दिया थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा सा अंदर रखें इसको। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सप्लाई में ज्यादा वृद्धि करनी है। ये सप्लाई हो गया S1, तो उसने यहां पे कट किया, इसको हम बोलेंगे E1। अब यहां पे क्या देखने को मिल रहा है बेटा, ये Q1 हो गया, यानी मात्रा तो बढ़ गई है। मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। और जो P1 है प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, इसको भी ऐसे बना के दिखा दो, ये ऐसे ऐसे। यहां भी आप एरो मार सकते हो, पिछले वाले में भी जहां की तरफ बढ़ा है उस तरफ बढ़ा है तो उस तरफ बना दीजिए एरो, ठीक है ना। तो प्राइस जो है वो देखने को मिल रहा है कि प्राइस कम हो रहा है, और क्वांटिटी क्या देखने को मिल रही है बेटा, कंक्लूजन यानी जो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि क्वांटिटी बढ़ रही है मगर प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। इसी के तो नंबर मिलते हैं, ये कंक्लूजन निकालने के नंबर मिलते हैं आपको पेपर में। तो वो ग्राफ को समझाओ और कंक्लूजन निकालो, आंसर खत्म। समझ में आ गया ना, फटाफट कैसे बन रहे हैं, फटाफट से नोट डाउन करो उस वाले को भी। अब तीसरे की और चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट में देखिए ध्यान से, तीसरे वाले में क्या कह रहा है कि पूर्ति तथा मांग में एक समान वृद्धि, यानी दोनों में वृद्धि करनी है मगर एक जैसी करनी है, यानी गैप ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपको स्केल का यूज करना ही पड़ेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है। मैं बनाऊंगा, शायद हो सके गैप ऊपर नीचे आ भी सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा हाथ से तो बन ही जाता बेटा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। बट आप स्केल का मदद करोगे, स्केल का यूज करोगे तो थोड़ा बिल्कुल सीधा बनेगा आपका कर्व और गलती होने के चांसेस भी कम है। तो ये डिमांड कर्व हो गया, सपोज करो ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। जहां पे कट किया इसको ई बोला मैंने, ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया। यहां तक तो बिल्कुल सेम चल रहा है कर्व, ठीक है। उसके बाद ठीक है ना, अब करना क्या है बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। 2 मिनट रुकिए बेटा, 2 मिनट रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, बच्चा है ये परेशान करने आ गई है छोटी बच्ची, 1 मिनट रुक जाओ जरा। हाँ यहाँ देख लो बच्चा, वो छोटी लड़की आ गई है जो कि वीडियो खराब करने के लिए बैठी हुई है यहाँ पे फटाफट से। इससे पहले कि वीडियो खराब हो हम फटाफट से इसको निपटा लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने देखो क्रॉस लगा लिया है, सब कुछ कर लिया। अब हमें मांग और पूर्ति में एक समान वृद्धि करनी है। तो एक समान वृद्धि करने के लिए पहले सप्लाई को बढ़ाता हूं, ये इस तरह से S1 हो गया। अब जितना गैप मैंने यहां बढ़ाया ना बेटा, उतना गैप यहां भी बढ़ाऊंगा। अब देखो वो तभी पॉसिबल है जब आप स्केल का यूज करोगे, ठीक है। यहां पे तो थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है, ठीक है ना।
D1 D1। क्लियर हो गया। अब इसने कहाँ पे कट किया, इसने कट किया इस जगह पे, कुछ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। अभी मेरा स्केल नहीं है तो वो स्केल की मदद से मैं बना नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट देखो फिर भी कोशिश की मैंने बिल्कुल सही आने की। देखो ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसके सामने आएगा बिल्कुल सीधे, और ये डॉट 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 करके ये Q1 हो जाएगा, ये E हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मैंने देखो सप्लाई कर्व को बढ़ाया, मैंने डिमांड कर्व को बढ़ाया, दोनों बढ़ गए, और ये E1 हो गया मेरा। अब मैं क्या कर रहा था, देखो ध्यान से देखूंगा तो क्या हो रहा है, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी प्राइस में नो चेंज। यहाँ पे हिंदी में लिखना, आप हिंदी में लिखो कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। और जो क्वांटिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो देखने को ये भाई ऐसा बनेगा आपका कर्व। अगर ऐसा बन रहा है तो बिल्कुल सही है, अगर आपका थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा प्राइस तो समझ लो गलत है। मैंने तो फिर भी बिना स्केल के थोड़ा सही सीधा बना दिया, फिर भी आप कोशिश करिए आपका भी ऐसी बने, ठीक है ना। फटाफट से बनाइए इसको। 3 बन चुके हमारे, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, मात्रा यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। फटाफट से बनाइए इसको। अब आगे देखिए ध्यान से बच्चा, ठीक है। देखो कर्व आप सबको समझ में आ रहे होंगे, ऐसा कोई दिक्कत तो उसमें नहीं है बेटे, ठीक है। देखो ये वाला आपका क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, 3 तो क्लियर हो गए। अब अगले 3 पे ध्यान देते हैं। कह रहा पूर्ति की अपेक्षा मांग में अधिक कमी, यानी मांग में ज्यादा, मांग को ज्यादा कम करना है और पूर्ति को कम कम करना है, कम दोनों को ही करना है मगर, ठीक है ना। तो वही सबसे पहले तो ये आपका सप्लाई कर्व हो जाएगा, ये आपका डिमांड कर्व हो जाएगा, ये ई बिंदु हो गया, ये प्राइस हो गया, और ये क्वांटिटी हो गया बेटा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बनाया। अब हम करने क्या वाले हैं, इसमें मैंने बोला कि दोनों को कम करना मगर पूर्ति की अपेक्षा मांग में अधिक कम, यानी मांग को ज्यादा कम करना, पूर्ति को थोड़ा कम कम करना। तो कम तो पीछे की तरफ होता है, तो पहले मैं पूर्ति को कम कर लेता हूं। सपोज करो ये है S1 S1। अब मांग को कम करना, मांग भी पीछे की तरफ कम होगा, इस तरह से D1 और D1 इन दोनों ने आपस में यहां पे कट किया, ये हो गया मेरा E1। क्लियर हो गया। अब इसको मैं इस तरह से मिला लूंगा, ये मेरा हो गया P1, यानी प्राइस आ गया नीचे, डिमांड आ गई पीछे, सप्लाई भी आ गया पीछे, और क्वांटिटी जो है Q1 ये भी हो गया कम। तो प्राइस जो है आपका कम हो रहा है और क्वांटिटी भी आपकी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, ठीक है। समझ में आ रहे हैं सारे के सारे ग्राफ। बना के देखो, अपने हाथ से बना के देखो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा बेटा ये चीजें, ठीक है ना। आपको उल्टा सीधा आप बना सकते हो, प्लीज प्रैक्टिस करिए। आपको लग आसान रहा होगा मगर बहुत बार गलती हो जाती है बनाने में। मैंने देखा बच्चे यहाँ पे कट कर देते हैं, यहाँ कट करके बनाते थे, कहीं भी उल्टा सीधा ऐसा नहीं आएगा, बिल्कुल प्रॉपर देखो ये कर्व बन के आएगा आपके सामने, ठीक है। तो ऐसा कर्व बनना चाहिए तभी आपका सही है। अगर आपका कर्व ऐसा नहीं बन रहा है तो समझ लो आप गलत बना रहे हो, ठीक है। अभी भी ध्यान से अपने हाथ से बना लीजिए और कंक्लूजन निकल रहा, प्राइस भी कम क्वांटिटी भी कम। फटाफट से बनाइए इसको, अगला बनाने के लिए जा रहा हूं फिर मैं, फटाफट से करिए इसे। आप देखिए आगे देखिए बच्चे, ठीक है। ये वाला भी केस खत्म हो गया हमारा। अब अगला बनाते हैं। अगला बनाने से पहले पहले तैयारी कर लेते हैं लोग, ठीक है। डिमांड और ये सप्लाई, जहां पे कट किया संतुलन बिंदु, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। क्लियर। अब इसने बोला है पूर्ति की अपेक्षा मांग में कम कमी, यानी मांग में कमी जो है वो कम होगी और पूर्ति में ज्यादा कमी होने वाली है। तो एक काम कर लेते हैं, पूर्ति की अपेक्षा मांग में कम कमी, तो मांग में कमी करनी है मगर कम करनी है, तो इतना इतना ले लेते हैं, D1 और ये भी हो गया D1। अब पूर्ति में भी कमी करनी है मगर पूर्ति में ज्यादा होगी। देखो पूर्ति की अपेक्षा मांग में कम कमी, यानी मांग में तो कम कमी हुई है, पूर्ति में ज्यादा कमी हुई है, इसका मतलब तो पूर्ति में ज्यादा कमी करके देख लेते हैं। और गैप लेने में ना वो कंजूसी मत करना बेटा, पहले बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है ना। गैप लेने में कंजूसी मत करना। मैं इतना इतना गैप इसलिए ले रहा हूँ ताकि डायग्राम बिल्कुल सही सही से बने, ठीक है ना। कहीं जहां पे ज्यादा दिखाना ज्यादा ले रहा हूँ, जहां पे कम है वहां पे कम ले रहा हूँ, ताकि उससे ज्यादा बढ़िया ढंग से बनता है। बच्चे क्या करते हैं लबल में एक जैसा गैप ले लेते हैं, थोड़ा सा माइनर फर्क होता है तो उसमें भी सही नहीं बनता। देखो कम बोला मैंने, देखो कितना कम लिया, ज्यादा तो ज्यादा ही ज्यादा ले लिया ताकि मुझे डायग्राम बिल्कुल एकदम साफ साफ बनता हुआ दिखे और बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाए। मेरा यहाँ पे कट कर रहा है, ये हो गया मेरा क्या E1। इसको मैं नीचे मिला लेता हूँ,
क्या हो गया Q1, ठीक है ना, और इसको इधर मिला लेते हैं, ये हो गया P1। प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी गिर गई, सप्लाई पीछे हो गई, डिमांड भी पीछे हो गई ठीक है ना। तो निष्कर्ष ये निकल रहा है इसमें कि प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी जो है वो क्या होगी आपकी, कम होगी। तो प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे और क्वांटिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। समझ में आ रहा है ना सब चीजें बन कैसे रही है। आप भी कोशिश करो तभी बनेंगे बच्चे, कोशिश करो कि कैसे बन रहा है ये, ठीक है ना। और ये हमारा S1 है, याद रखना क्या है ये, S1 और S1, ठीक है ना। फटाफट से बनाइए इसको। अब आगे देखिए बच्चे, ठीक है, ये वाला केस भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब अगला केस, अगले केस में तो स्केल फिर दोबारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका सप्लाई कर्व हो गया, ये डिमांड कर्व हो गया, ये हमारा ई हो गया, ठीक है ना, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया। क्लियर। अब कह रहा पूर्ति तथा मांग में एक समान कमी, यानी कमी एक जैसी करनी है, तो प्लीज ध्यान से बनाइए इस वाले को। तो S1 डिमांड को भी कम कर लेते हैं एक जैसा, D1 और D1। इसने कहां पे कट किया, यहां पे, यानी ये हो गया E1। तो जब एक समान वृद्धि या एक समान कमी होती है उस टाइम पर प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये Q1 हो गया, ठीक है। तो ये कम हो गया, ये भी कम हो गया। जब एक समान वृद्धि या एक समान कमी करते हो तो प्राइस समान रहता है, एक समान रहता है, स्थिर रहता है। क्लियर है। तो बस क्या है, मात्रा कम हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस में वही कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब प्राइस क्या आपका समान है, क्या है, समान है, स्थिर है, स्थिर है। समान बोल लो या स्थिर बोल लो, ठीक है। प्राइस आपका स्थिर रहेगा, यहाँ पे एक समान रहेगा। और क्वांटिटी जो है ना आपकी बेटा, वो आपकी क्या हो रही है, क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नीचे की तरफ साइन मार दिया मैंने। क्लियर हो गया। तो ये छठा केस भी बन गया। एक काम करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। पार्ट नंबर 5 में मिलेंगे, जो बाकी कर्व है उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे पार्ट नंबर 6 में। और जहां तक है पार्ट नंबर 6 में निपटा ही देंगे, बंद ही कर देंगे इस पार्ट, मतलब इस चैप्टर को ही बंद कर देंगे, ठीक है, अगर हो सके तो। मतलब पार्ट नंबर 7 तक तो मैंने बोला है खींचने के लिए, क्योंकि पार्ट नंबर 4 में ये बना है। पार्ट नंबर 5 में अभी और डायग्राम्स आने वाले हैं जो मेनली सिखाने पड़ते हैं। फिर पार्ट नंबर 6 में प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, या पार्ट नंबर 5 में अगर टाइम बचा तो मैं वहीं पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगा, हो सके कुछ तो, ठीक है ना। तो चलो पहले इसको यहाँ पे बंद कर लेते हैं, बाकी बातें करेंगे पार्ट नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।